हेलो बच्चों, तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था आपके न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और आपके जो न्यूरॉन है उसका फंक्शन हमने देखा था। आज हम ना एनसीईआरटी में आपका जो न्यूरॉन का डायग्राम बना हुआ है वहां पे जहां पे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन है, 4 लाइनें दी हुई है। वो 4 लाइनें किस तरीके से एक्सप्लेन है ये हम देखेंगे। देखो, उन 4 लाइनों को एक्सप्लेन करने के हम एक कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट क्या है आपका? हमें ये पता है कि हमारे पास ना माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं। तो हमें एक बात और समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन के अलावा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन भी पाए जाते हैं। पर कैसे पाए जाते हैं? देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हम कल पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो होता ये है बेटा कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास जो सचुआन सेल होती है वो होती है एब्सेंट। क्या होती है? एब्सेंट। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये होती है प्रेजेंट। कल हमने एक लाइन बोली थी, हमने ये कहा था कि जो आपका सचुआन सेल होती है ये न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ बनाती है, यही हमने बोला था। पर हमने अभी क्या पढ़ा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर न्यूरॉन पाए जा रहे हैं तो वहां पे सचुआन सेल नहीं पाई जाए। फिर भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेटा माइलिनेटेड न्यूरॉन पाए जाते हैं और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन भी पाए जाते हैं। तो एक बात समझो, सचुआन सेल एब्सेंट है तो हम ये तो मान नहीं सकते हैं कि नॉन माइलिनेटेड पाए जा सकते हैं, पर एक ट्विस्ट, माइलिनेटेड भी पाए जा रहे हैं और एब्सेंट कौन है? सचुआन सेल जो इसको बना रही है। इसका मतलब कुछ तो होगा। तो समझो, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास ग्लियल सेल नाम है उसका ओलिगोडेंड्रियोसाइट। बेटा ये आपका पीवाईक्यू है, समझो क्या कह रही हूं मैं। होता ये है कि आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड न्यूरॉन पाए जा रहे हैं वहां पे सचुआन सेल एब्सेंट होती है, पर वहां पे माइलिन शीथ बनाने की जिम्मेदारी एक सेल की होती है जिसका नाम है ओलिगोडेंड्रियोसाइट, जो कि एक ग्लियल सेल है। ग्लियल सेल का मतलब समझो, आपके सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों नर्वस सिस्टम में टाइप ऑफ सेल पाई जाती है जिनमें न्यूरॉन तो होते ही होते हैं, उसके अलावा ग्लियल सेल्स भी होती है। ग्लियल सेल्स क्या करती हैं? ये बेटा आपकी नॉन न्यूरोनल मतलब न्यूरॉन जैसा फंक्शन ना करने वाली सेल होती है, जो कि न्यूरॉन जैसा काम नहीं करती। उसके अलावा प्रोटेक्शन का, ठीक है, कचरा कूड़ा उठाने का मतलब स्कैवेंजिंग का, या फिर किसी और तरीके का काम जैसे माइलिन शीथ बनाने का, ऐसे कर रही होती है। इसका मतलब हमारे सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के साथ साथ ग्लियल सेल भी पाई जाती है। उनमें से एक ग्लियल सेल क्या है? ओलिगोडेंड्रियोसाइट, जो कहाँ पाई जा रही है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और वो करती क्या है बेटा? वो क्या प्रोड्यूस करती है? माइलिन शीथ प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? माइलिन शीथ। कैसे करती है? देखो, आपके पास इस तरीके से आपका ये एक्सोन है, तो वो कैसे करेगी? यहाँ पे एक और एक्सोन है, ऐसे मान के चलो। तो आपकी ये ग्लियल सेल है इस तरीके से। ये ग्लियल सेल क्या करती है? देखो, इसका नाम है ओलिगोडेंड्रियोसाइट, मतलब एक सेल बॉडी जैसी स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारे ओलिगो मतलब एक से ज्यादा डेंड्रियाट जैसी स्ट्रक्चर निकली हुई है। तो करेगी क्या? ये डेंड्रियाट जैसी स्ट्रक्चर निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, ऐसे निकल गई। तो बेटा ये जो डेंड्रियाट्स होते हैं ना, ये आपके इस एक्सोन को इस तरीके से जकड़ लेते हैं। क्या हुआ? ये एक्सोन है, ये आपकी क्या है? ओलिगोडेंड्रियोसाइट सेल है। इससे एक डेंड्रियाट जैसा हिस्सा निकला, इसने आपके एक्सोन को इस तरीके से क्या कर लिया? जकड़ लिया। तो जो एरिया जकड़ा जा रहा है ये क्या बना रहा है? यहाँ पे क्या होगा? आपका माइलिन शीथ। क्या होगा? आपकी माइलिन शीथ। ये बात समझ आई? तो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड न्यूरॉन पाए जाते हैं। रीजन क्या होता है? एक ग्लियल सेल जिसका नाम क्या है? ओलिगोडेंड्रियोसाइट। बेटा ये आपका पीवाईक्यू है कि पीवाईक्यू कैसे हुआ था कि आपकी माइलिन शीथ कौन कौन बनाती है? एग्जांपल दे रखा था, ऑप्शन दे रखा था, माइलिन शीथ प्लस ओलिगोडेंड्रियोसाइट। क्या दे रखा था? माइलिन शीथ प्लस, सॉरी माइलिन शीथ नहीं, सचुआन सेल प्लस ओलिगोडेंड्रियोसाइट। तो हमें दो चीजें पता चल गई, माइलिन शीथ सचुआन सेल भी बनाती है और आपकी ओलिगोडेंड्रियोसाइट भी बनाती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट कहाँ बना रही होती है बेटा? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बात समझ आई? अब देखो, दूसरा न्यूरॉन कौन सा पाया जा रहा है? नॉन माइलिनेटेड। अब बेटा जब सचुआन सेल नहीं है तो हम ये तो मान ही सकते हैं कि नॉन माइलिनेटेड पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब एक बात समझो, मैंने तुम्हें ये कहा कि यहाँ पे प्रेजेंट है, तो तुम क्या समझोगे? सारे न्यूरॉन कौन से पाए जाएंगे? माइलिनेटेड। तो हाँ भाई, हमने बात सही पकड़ी, न्यूरॉन कौन से पाए जा रहे हैं? माइलिनेटेड। पर बेटा ट्विस्ट, यहाँ पे भी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन पाए जाते हैं। इस बात से तुम्हें क्या समझ आया? अगर सचुआन सेल प्रेजेंट है तो भी माइलिन शीथ बने ये जरूरी नहीं है। तो मतलब
सचिवान सेल हमेशा माइलिन शीथ बनाएगी? नहीं। माइलिन शीथ सिर्फ सचिवान सेल बना सकती है? नहीं। ये बात समझ आई कि माइलिन शीथ ओलिगोडेंड्रोसाइट भी बना सकती है। और अगर आपकी माइलिन शीथ प्रेजेंट है फिर भी सचिवान सेल बनेगी, ये बात भी क्या है? नहीं। क्यों? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन भी पाए जाते हैं। बताओ ये बात समझ आई या नहीं? अब आप अपने एनसीईआरटी की वो 4 लाइंस जो डायग्राम के साइड में 4 लाइन दे रखी है पीछे बिल्कुल नीचे, वो 4 लाइंस एक बार देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है? अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं बेटा। देखो हमने ये देखा था पिछली क्लास में कि हमारा जो न्यूरॉन होता है वो आपके नर्वस सिस्टम का एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है बेटा। इसके अलावा वो एक एक्साइटेबल सेल है। एक्साइटेबल कैसे? हमने ये कहा था कि हमारा जो एक्सोन है उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाने के लिए आपको करंट जरूरी होता है और करंट के लिए आपको चार्ज की जरूरत है। तो हमारा जो एक्सोन है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कंडक्ट करता है। क्या कंडक्ट करता है बेटा? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कंडक्ट करता है। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा कंडक्शन। हम पढ़ेंगे आपका कंडक्शन ऑफ नर्व फाइबर। कंडक्शन ऑफ नर्व फाइबर। अगर आप कंडक्शन ऑफ नर्व फाइबर पढ़ रहे हो तो आप किस चीज में कंडक्शन पढ़ रहे हो बेटा? एक्सोन में। किस में पढ़ रहे हो? एक्सोन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, ये आपका एक्सोन लिया हमने, समझने की कोशिश करना। अभी आपका जो एक्सोन है वो रेस्ट में है, मतलब तुम्हारे पास कोई स्टिमुलस आया ही नहीं है, तो एक्सोन किस पे चल रहा है? रेस्ट। अगर आपका एक्सोन रेस्ट पे होता है तो मतलब आपका एक्सोन पोलराइज्ड है। मतलब समझना, पहला केस है हमारे पास आपका एक्सोन रेस्ट पे है, मतलब पोलराइज स्टेट में है। पोलराइज स्टेट का मतलब आपके एक्सोन, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जो आपका एक्सोन होता है उसकी आउटर मेम्ब्रेन को हम एक्सोलेमा बोलते हैं और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म। होती तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, पर एक्सोन की है तो एक्सोलेमा, पर एक्सोन का साइटोप्लाज्म है तो एक्सोप्लाज्म। होता ही है बेटा, रेस्ट कंडीशन में आपका न्यूरॉन जब कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होता है, आराम से बैठा होता है, तो वो किस स्टेट में होता है? पोलराइज्ड। पोलराइज्ड मतलब इसके आउटर पॉजिटिव चार्ज होगा इस तरीके से और इसके अंदर आपका कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। सेम यहाँ पे। तो देखो पोलराइज कंडीशन के 4 पॉइंट। पहला पॉइंट, आउटर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अब ये जो आउटर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है सोडियम आयंस के ज्यादा होने की वजह से। किसकी वजह से होता है बेटा? सोडियम आयंस के ज्यादा होने की वजह से। दूसरा यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी बोलती है सोडियम आयन ज्यादा तो है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो है, लेकिन आपकी जो मेम्ब्रेन है इस कंडीशन में इम्परमिएबल होती है सोडियम आयंस के लिए। मतलब बाहर का पॉजिटिव चार्ज अंदर ना चला जाए, इसलिए इस कंडीशन में आपकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सोडियम को अंदर लाने में असक्षम होती है। क्या होती है? सोडियम को अंदर लाने में असक्षम, इम्परमिएबल होती है। तो बाहर का चार्ज रह गया पॉजिटिव, रह गया। अंदर होता है आपका नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव। रीजन क्या होता है इसका? अंदर आपको नेगेटिव प्रोटीन्स प्लस फोस्फेट आयन देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? नेगेटिव प्रोटीन प्लस फोस्फेट आयन। और ये नेगेटिव चार्ज अंदर ही रहे, इसलिए हमारी मेम्ब्रेन बेटा इम्परमिएबल होती है इस नेगेटिव प्रोटीन एंड फोस्फेट आयन के लिए। किसके लिए बेटा? नेगेटिव प्रोटीन एंड फोस्फेट आयन के लिए। हम क्या चाहते हैं बेटा? हम ये चाहते हैं कि जब तक कोई स्टिमुलस ना आए हमारा जो भी न्यूरॉन है वो रेस्ट पे रहे, पोलराइज्ड ही रहे। तो इसलिए हमने क्या क्या बंदोबस्त करे? बाहर क्या रखा? पॉजिटिव। अंदर क्या रखा? नेगेटिव। बाहर पॉजिटिव होने का रीजन सोडियम ज्यादा होना, अंदर नेगेटिव होने का रीजन नेगेटिव प्रोटीन प्लस फोस्फेट आयन ज्यादा हो। दूसरी एहतियात क्या बरती हमने? हम पॉजिटिव को अंदर नहीं आने देंगे, नेगेटिव को बाहर नहीं जाने देंगे, तो बाहर क्या रह जाएगा? पॉजिटिव। अंदर क्या रह जाएगा? नेगेटिव। 2 चीजें हमने देख ली। तीसरा, मेक श्योर करने के लिए कि बाहर हमेशा पॉजिटिव चार्ज हो, आपकी एक लाइन आती है, आपके पास के पॉजिटिव होते हैं इनसाइड, के पॉजिटिव आपके पास इस एक्सोप्लाज्म में ज्यादा होते हैं इस तरीके से। और दूसरी बात, इस के पॉजिटिव के लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। समझाऊंगी मैं आपको। लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो बाहर हमारे पास कौन सा आयन ज्यादा है? सोडियम। अंदर हमारे पास कौन सा आयन ज्यादा है? पोटाशियम। हुआ ये कि हम क्या करते हैं
इन के पॉजिटिव आयंस के इस मेम्ब्रेन के अंदर देखो, सोडियम के लिए इम्परमेबल है, फॉस्फेट के लिए इम्परमेबल है, पर एनसीईआरटी लिखती है भाई कि के पॉजिटिव जो होता है ना, जो अंदर बहुत सारा भरा होता है, इसके लिए आपकी मेम्ब्रेन परमेबल होती है। परमेबल मतलब के पॉजिटिव आराम से कहाँ जा सकता है, बाहर। और किसके थ्रू जाता है बेटा, वो लीकी चैनल। लीकी चैनल मतलब आराम से, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे तो है ही नहीं, लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो चैनल खुले हुए होंगे, के पॉजिटिव क्या करेंगे, बाहर लीक करते रहेंगे। फायदा, आपके बाहर पॉजिटिव चार्ज का ग्रेडियंट मेंटेन रखते हैं। समझो कैसे, मान लो हमारे पास सोडियम है 150, कितने है बेटा, 150, मतलब सोडियम की वजह से पॉजिटिव कितने दिख रहे हैं हमें, 150। मान लो यहाँ पे पोटेशियम है 50, लीकी चैनल्स के थ्रू आपके 25 पोटेशियम क्या चले गए, बाहर चले गए। तो बाहर का पॉजिटिव चार्ज का ग्रेडियंट देखो, ग्रेडियंट मतलब हाई और लो देखो, यहाँ कितने हो गए 175, यहाँ कितने बचे 25। तो के पॉजिटिव ने नेगेटिव चार्ज नहीं दिया, के पॉजिटिव ने क्या करा, अपने आप को बाहर भेज के बाहर ग्रेडियंट क्या बना दिया, थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव। अंदर नेगेटिव तो नहीं क्रिएट करा, पर ग्रेडियंट क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज का कब, तो हम क्या कहेंगे, पहले नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव का ग्रेडियंट कम होने की वजह से फिर से क्या चार्ज रहेगा यहाँ पे, नेगेटिव। तो इन शोर क्या करा हमने, बाहर हमेशा पॉजिटिव रहे, अंदर हमेशा क्या रहे, नेगेटिव। तो देखो 3 पॉइंट हो गए, बाहर सोडियम ज्यादा है, मेम्ब्रेन अंदर नहीं भेज सकते, अंदर ये सब ज्यादा है, मेम्ब्रेन उसे बाहर नहीं भेज सकती। अंदर क्या ज्यादा है, के पॉजिटिव, पर हमारी मेम्ब्रेन अलाउ करती है के पॉजिटिव को बाहर जाने में, किसके थ्रू, लीकी चैनल्स के थ्रू। के पॉजिटिव क्या करेंगे, बाहर पॉजिटिव का ग्रेडियंट थोड़ा ज्यादा बना के रखेंगे, अंदर थोड़ा सा कम बना के रखेंगे। होगा क्या, चार्ज तो नेगेटिव नहीं प्रोवाइड कर सकते वो, पर ग्रेडियंट क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव और थोड़ा सा कम पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, अंदर क्या है अभी भी नेगेटिव। पोलराइज स्टेट मेंटेन है, डन। फोर्थ पॉइंट होता है बेटा हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। आप समझो, जब आपके ये के पॉजिटिव्स बेटा, अगर आपके मेम्ब्रेन परमेबल है तो अंदर आने की कोशिश भी तो करेंगे, तो जैसे ही आपके के पॉजिटिव्स अंदर आने की कोशिश करते तो बेटा हर 2 के पॉजिटिव के अंदर आने पे आपका सोडियम पोटेशियम पंप, पंप का मतलब ये पंप खुद से एटीपी खर्च करके 2 पोटेशियम को अंदर बुलाता है और 3 सोडियम को, क्योंकि यहाँ पे सोडियम ज्यादा तो यहाँ पे टेक्निकली कम होनी चाहिए, 3 सोडियम को कहाँ भेज देता है, बाहर। तो देखो 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आया, उसके बदले कितना पॉजिटिव चार्ज बाहर भेज दिया, 3। डिफरेंस अभी किसने का है, 1 चार्ज। तो बाहर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो देखो रेस्ट स्टेज में, पोलराइज स्टेज में इसको पोलराइज रखने के लिए, इसको बिल्कुल बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव रखने के लिए 4 चीजें काम करती है। ये बात समझ आ गई। पहला, बाहर पॉजिटिव अंदर नहीं आ सकते, अंदर नेगेटिव बाहर नहीं जा सकते। के पॉजिटिव के लीकी चैनल्स जो कि आपके धीरे धीरे करके क्या करते रहते हैं, लीक करते रहते हैं। लीक करने का फायदा क्या होता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज का ग्रेडियंट बना रहता है। अगर ये अंदर आने की कोशिश करेंगे तो किसके थ्रू आएंगे, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। पंप क्या करेगा, 2 सोडियम अंदर लेगा तो कितने, सॉरी 2 पोटेशियम अंदर लेगा तो कितने सोडियम बाहर निकाल देगा, 3। हमेशा चार्ज बाहर क्या रहेगा, पॉजिटिव। चार्ज क्या है, पॉजिटिव। जब हमने इस इलेक्ट्रिक करंट को नापा तो हमारे पास ये आया बेटा, इसकी वोल्टेज आई -70 मिली वोल्ट। कितनी आई बेटा, -70 मिली वोल्ट। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट। कितना होता है बेटा, -70। ये बात समझ आई, ये कंडीशन समझ आ गई कि रेस्ट कंडीशन में आपका कौन कौन सी चीज काम कर रही होती है और रेस्ट कंडीशन किस चीज से बनती है। ये क्लियर हुआ, ठीक है, डन। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो हुआ ये कि हमारे पास हमारी सेम मेम्ब्रेन है। अब हम इस मेम्ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट। अभी हमें से कह रहे हैं भाई बाहर पॉजिटिव चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, अंदर नेगेटिव चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो हुआ ये, हमारी जो ये वाला एरिया था, ए वाला एरिया, अभी तुमको ये ए और बी क्या देखने को मिल रहा है, पोलराइज देखने को मिल रहा है ना। तुमने क्या करा, तुम इस -70 मिली वोल्ट वोल्टेज को चेंज करके एक स्टिमुलस ले आए। क्या ले आए, स्टिमुलस। ये स्टिमुलस बेटा थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड मतलब इतना अमाउंट करंट चाहिए आपके किसको, इस एक्सोन को स्टिमुलेट करने के लिए। थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल दिया आपने इस मेम्ब्रेन को
जो -50 से -55 मिलीवोल्ट का होता है। कितने का होता है? -50 से -55 मिलीवोल्ट का करंट जैसे ही आपने इस ए वाली जगह को दिया, होगा क्या? इस ए वाली जगह का होगा बेटा डीपोलराइजेशन। क्या होगा? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। मतलब अंदर क्या आ जाएगा आपका? अंदर आ जाएगा आपका पॉजिटिव और बाहर आ जाएगा आपका नेगेटिव। क्या आ जाएगा बाहर? नेगेटिव। कैसे हुआ होगा ये? एक बात बताओ, आपके सेल के बाहर क्या ज्यादा थे पॉजिटिव चार्ज में? सोडियम। क्या ज्यादा थे? सोडियम। तो हुआ ये होगा कहीं ना कहीं आपके पास सोडियम के, अब मेरी बात समझना, सोडियम के वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, समझो मेरी बात। नॉर्मली में सोडियम को आने की मनाही थी। जब आपका जो मेम्ब्रेन थी उसकी पोलैरिटी या फिर उसका चार्ज कितना था? -70 मिलीवोल्ट। अब हमने अपनी मेम्ब्रेन को अलग वोल्टेज दे दी। कितनी दे दी? -50 से -55। तो इसके अंदर ऑलरेडी सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट थे। वोल्टेज गेटेड मतलब ऐसे चैनल जो तब खुलेंगे जब वोल्टेज क्या होगी? चेंज। तो हुआ ये, जैसे ही वोल्टेज चेंज हुई, सोडियम के वोल्टेज गेटेड आयन चैनल खुले। खुलने के बाद बाहर से सोडियम कहाँ आना शुरू हो गया? अंदर। कहाँ आना शुरू हो गया बेटा? अंदर। तो ये हो गया सोडियम का इनफ्लक्स। क्या हो गया बेटा? सोडियम का इनफ्लक्स। सोडियम के इनफ्लक्स होने से ए साइड क्या हो गई आपकी? डीपोलराइज। क्या हो गई? डीपोलराइज। हुआ ये बेटा, सोडियम चार्ज था, सोडियम क्या आ गया? बहुत ज्यादा आ गया। क्या आ गया? बहुत ज्यादा आ गया। अब सोडियम जैसे ही अंदर आया, सोडियम अंदर क्या हो गया? ज्यादा। चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। क्या आ गया? पॉजिटिव। बेटा एक बार ये उतारो, उतारने एक बार पोज कर दो। ठीक है बेटा, आपने उतार लिया होगा। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, हमारी जो ए साइट है वो आपकी -50 से -50 मिलीवोल्ट की थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की वजह से ए साइट क्या हो गई? डीपोलराइज। डीपोलराइज होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव अंदर आना, नेगेटिव बाहर हो जाना। रीजन क्या था डीपोलराइज होने का? सोडियम के वोल्टेज गेटेड आयन चैनल खुल गए हैं, सोडियम कहाँ गया? अंदर। तो आपकी ए साइट क्या हो गई है? डीपोलराइज्ड। बी अभी भी क्या है आपकी? पोलराइज्ड। बी क्या है बेटा आपकी? पोलराइज्ड। अब होगा ये, नेक्स्ट स्टेज पढ़ते हैं हम अपने। चार्ज की एक टेंडेंसी होती है बेटा, चार्ज की टेंडेंसी ये होती है कि वो हमेशा अपने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो देखो यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है। तो चार्ज अब इस मेम्ब्रेन में कैसे ट्रेवल करेगा? पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा। ये पॉजिटिव इस साइड जाएगा, ये पॉजिटिव इस साइड जाएगा और ये पॉजिटिव इस साइड जाएगा। इससे होगा क्या? अब जो आपकी बी साइट है, नेक्स्ट स्टेज में आपकी बी साइट जो है वो हो जाएगी आपकी डीपोलराइज। क्या हो जाएगी? डीपोलराइज्ड। सेम तरीके से आपकी बी साइट क्या हो जाएगी? आपकी डीपोलराइज्ड। और बेटा जैसे ही चार्ज इधर की तरफ मूव करेगा, आपकी ए साइट, आपकी ए साइट हो जाएगी आपकी रीपोलराइज्ड। क्या हो जाएगी? रीपोलराइज्ड। मतलब समझो, चार्ज जैसे ही अपना इधर ट्रेवल करना शुरू हुआ, करंट इधर ट्रेवल करना शुरू हुआ, इंपल्स आगे गई, आगे जाने की वजह से अब नेक्स्ट हिस्से की बारी है डीपोलराइज होने की, ताकि वो आगे ट्रेवल करके जा सके। तो पिछले हिस्से के साथ क्या होगा? वो वापस रीपोलराइज हो जाएगा। रीपोलराइज का मतलब वापस बाहर क्या आ जाएगा? अंदर क्या आ जाएगा? अब ये पॉजिटिव बाहर कैसे आएगा? अब लॉजिक लगाना, पहले में सोडियम बाहर ज्यादा थे, वो अंदर आ गए तो पॉजिटिव होगा। अब मेरे को ये बताओ, आपका जो एक्सोप्लाज्म है उसमें कौन से ऐसे पॉजिटिव आयन थे जो बहुत ज्यादा थे? वो थे बेटा आपके पोटेशियम। कौन थे? पोटेशियम। पहले बताया था ना पोटेशियम ज्यादा होते हैं। तो सेम पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड, बेटा लीकी चैनल नहीं, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल खुल जाएंगे और खुलते ही आपका पोटेशियम कहां चला जाएगा? बाहर। तो आपका पोटेशियम का हो जाएगा बेटा इफ्लक्स। इफ्लक्स मतलब एग्जिट। एग्जिट होने से बाहर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अंदर कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। मेम्ब्रेन क्या हो गई है? रीपोलराइज्ड। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, जो आपकी पहली स्टेट थी बिल्कुल पोलराइज स्टेट थी, वो और ये स्टेज हूबहू है? सेम टू सेम है? नहीं बेटा, मान लिया बाहर पॉजिटिव चार्ज है, पर वहां पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से था? सोडियम की वजह से। यहां किसकी वजह से है? पोटेशियम की वजह से। तो अभी भी ये हूबहू तो नहीं है। अब अगला स्टेप क्या होगा बेटा? अगले स्टेप में फिर से इसे
थोड़ा टाइम लगेगा पोलराइज्ड बनाने के लिए। सेम जो पोलराइज स्टेट की कंडीशन थी, लीकी चैनल्स और सोडियम पोटेशियम पंप ऑन होगा। कैसे? अब हमारे पास K पॉजिटिव की वजह से बाहर पॉजिटिव ज्यादा है। अब इसको दोबारा पोलराइज स्टेट सेम -70 मिलीवोल्ट पे लाने के लिए, ताकि आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल उसको क्या कर सके, एक्साइट कर सके, दोबारा सोडियम पोटेशियम पंप शुरू होगा। सोडियम पोटेशियम पंप का फायदा, बाहर के 2 पोटेशियम को अंदर डालेगा और कितने सोडियम, जो सोडियम हमारे अंदर आए होते हैं वो क्या करने लगेगा, धीरे धीरे बाहर निकालने लगेगा। थोड़ी टाइम तक ये चलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि सोडियम सारे कहाँ हो जाएंगे, बाहर, और पोटेशियम ऑलमोस्ट कहाँ चले जाएंगे, अंदर। फिर आपकी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी बेटा, पोलराइज। क्या हो जाएगी, पोलराइज। तो पोलराइज होने की वजह से सेम -70 मिलीवोल्ट का क्या आ चुका है आपकी मेम्ब्रेन पे, पोटेंशियल आ चुका है। अब आपके पास फिर से हमने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल दिया, तो आपका जो न्यूरॉन की एक्सोन है वो दोबारा चार्ज को क्या कर सकेगी, कंडक्ट, या फिर नर्व इंपल्स को क्या कर सकेगी, कंडक्ट। क्या कर सकेगी बेटा, कंडक्ट। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा जो एक्सोन है वो लगातार चार्ज कंडक्ट करता है या उसमें थोड़ा सा लीप भी आता है? लीप मतलब थोड़ा सा रुकावट भी आती है, कुछ मिली सेकेंड्स की, कुछ से कुछ मिली सेकेंड्स की आती है भाई। जब ये रीपोलराइजेशन से दोबारा पोलराइजेशन में जा रही हो, जब सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा होगा, जब इसे दोबारा बाहर सोडियम की वजह से पॉजिटिव बनाया जा रहा होगा, पोटेशियम को वापस अंदर ज्यादा किया जा रहा होगा, तब थोड़ा सा क्या आता है, गैप आता है। क्या आता है बेटा, गैप आता है। बताओ ये बात समझ आई सबको? तो देखो ये था आपका नर्व कंडक्शन, नर्व इंपल्स। इसके अलावा जो हम इसका फर्दर पार्ट है वो कहाँ पढ़ेंगे, आपका कल पढ़ेंगे। अभी के लिए बेटा इतना ही, अभी याद कर लेना। थैंक यू।